हेलो गाइस। एनवायरनमेंट की ये वीडियो काफ़ी रिक्वेस्टेड थी मेरे चैनल पे, जस्ट बिकॉज आप सभी जानते हो कि यूपीएससी में एनवायरनमेंट काफ़ी क्रूशियल पोजीशन होल्ड करता है। बट इसका फ्लिप साइड ये है कि जितना इम्पॉर्टेंट ये सब्जेक्ट है उतना वेग होते जा रहा है। पिछले कुछ सालों में आप देखोगे तो एनवायरनमेंट के क्वेश्चन काफ़ी टफ आने लगे हैं और बहुत ही ऑब्सक्योर बॉडी हो गया, ऑब्सक्योर कोई एक्ट हो गया, रैंडम फैक्ट पूछने लगा है। तो जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी होती है स्टूडेंट्स को कि इस टॉपिक को कहाँ से कवर करें। इस वीडियो में एनवायरनमेंट को काफ़ी डिटेल वे में कवर करूंगा और मुझे लगता है कि द वे आई एम अप्रोचिंग एनवायरनमेंट आप सभी को उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आई होप कि आप उसको अप्लाई करोगे, बिकॉज एनवायरनमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आप बुक उठाए और पढ़ लिए। इसमें आपको बहुत कुछ समझना पड़ेगा, इसमें आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस लगाने पड़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। और इसीलिए मैंने क्वेश्चंस के एग्जाम्पल के साथ यहाँ बताया है कि आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कैसे मास्टर करें। एटलीस्ट आप मास्टर ना कर पाएं तब भी अगर 18-20 क्वेश्चन आ रहा है तो आप 14-15 क्वेश्चन आराम से निकाल सकते हो। आगे बढ़ने से पहले आप एक काम करिएगा कि ये एनवायरनमेंट की मैंने 2022 से लेकर 2011 तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कंपाइलेशन जो है इस पीडीएफ में मैंने अलग कर लिया है। तो इस पीडीएफ को आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कई बार वो लिंक काम नहीं करता है तो आप टेलीग्राम पे जाके IAS PCS पाठशाला सर्च करोगे तो आपको चैनल वहाँ मिल जाएगा। और जब आप प्रिंट आउट निकालोगे तो एक साइड ब्लैंक रखना, एक साइड आप रिटर्न रखना, ताकि जो भी क्वेश्चंस आप इसमें प्रैक्टिस करो, जो भी क्वेश्चन पे आप रिसर्च करो उसको उसके पीछे लिख पाओ। जैसे मैं लिखता था आप ये देख लीजिए। इन सभी नोट्स की बात भी मैं थोड़ी देर बात करूंगा। अभी हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि आप कैसे काफ़ी ईजिली, काफ़ी सिंपल वे में एनवायरनमेंट को कैसे अप्रोच कर सकते हैं। इस टेबल को मैं आगे दिखाऊंगा कि मैंने इस टेबल को कैसे प्रिपेयर किया था और कैसे ये टेबल काफ़ी हेल्पफुल रहा था मेरे मार्क्स को बूस्ट अप करने में। सबसे पहले देखिए एनवायरनमेंट को अप्रोच कैसे करना है, उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं और इन सारी चीज़ों की बात मैं करूंगा कि आपको कितना टाइम देना है, कितना अलॉट करना है टाइम और क्या एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमको 360 डिग्री मेथड यूज़ करना है स्टडी करने के लिए, स्पेसिफिकली एनवायरनमेंट। बिकॉज जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी डायनेमिक टॉपिक है और आपको करंट के साथ साथ स्टैटिक लिंक करके पढ़ना होगा, तभी आप एनवायरनमेंट के क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे एनवायरनमेंट के रिसोर्सेज और लास्ट में जो मैंने चार्ट की बात की है, जो टेबल की बात की है, उसको हम कैसे प्रिपेयर करें, कैसे यूज़ करें अपने परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए। तो फर्स्ट और फॉरमोस्ट टॉपिक ये है कि एनवायरनमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए इंपॉर्टेंस आप एनवायरनमेंट का यहाँ से देख सकते हो। 2022 में आपसे 19 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2021 में 20 क्वेश्चन, 2020 में 15 क्वेश्चन, 2019 में 16, 18 में 10 और 17 में 15। इसका मतलब आप यहाँ एवरेज निकालेंगे तो आपको 16 से 17 क्वेश्चन हर साल देखने को मिल रहे हैं और ये काफ़ी है दिखाने के लिए कि एनवायरनमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है। बट जैसा मैंने बताया कि इसका फ्लिप साइड ये भी है कि क्वेश्चन काफ़ी वेग हो चुके हैं और कोई वन स्टॉप सॉल्यूशन नहीं है, कोई ऐसी बुक नहीं है जिसको बोलोगे कि आप यहाँ से हम पढ़ लेते हैं फिर हमारा एनवायरनमेंट जो है वो तैयार हो गया है। तीसरा ये है कि एनवायरनमेंट काफ़ी डायनेमिक है। डायनेमिक के साथ साथ इसके क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं, यूपीएससी कहाँ से उठाता है, इसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम रहती है। इवन आप करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखोगे तो यूपीएससी करंट अफेयर नहीं पूछता है, यूपीएससी कंटेम्प्रेरी अफेयर्स पूछता है। बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपको लगेगा कि करंट अफेयर के क्वेश्चन है बट ये 2 साल 3 साल पुराने हैं, तो उतने पीछे जाना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमको कुछ ना कुछ उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। और लास्ट ये है कि टफनेस धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है जस्ट बिकॉज कि IFOs का प्री जो है वो IAS के प्री के साथ मर्ज कर दिया गया है। इसीलिए जो एनवायरनमेंट का पोर्शन है साथ साथ एग्रीकल्चर का पोर्शन है, सबको मिक्स करके पेपर बन रहे हैं और इसी वजह से जो एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस आते हैं ना वो बहुत बेसिक नहीं रह जाते। अब देखो एनवायरनमेंट की बात करिए आप तो एक चीज़ आप दिमाग में ये रखना ना कि कुछ क्वेश्चन आपको छोड़ने होंगे ही होंगे। अगर 20 क्वेश्चन आ रहा है तो कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन, इवन 4-5 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो बहुत ही आउट ऑफ द ब्लू आते हैं। आप कुछ भी पढ़ लीजिए, कितना भी पढ़ लीजिए, 3-4 क्वेश्चन तो आप नहीं हिला पाओगे। वो क्वेश्चन दिया ही इसलिए जाता है कि आप उसको छोड़िए और बाकी अपनी पढ़ाई, अपनी इंटेलेक्ट उन क्वेश्चंस में डालिए जिनको आप कर सकते हैं, जो आपके रेंज में है। आप यहाँ पे देखिए एनवायरनमेंट का जब पेपर देखोगे तो 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो डायरेक्टली आपसे सॉल्व हो जाएंगे, डायरेक्टली मतलब कि वो आपके बेसिक बुक में दिए रहेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी उनको सॉल्व करने के लिए, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि इम्पॉसिबल टू सॉल्व होते हैं, इनको तो आपको छूना ही नहीं है। सारी मेहनत आपको इन 2 कैटेगरी पे लगानी है। पहला वाला तो हो भी जाता है जो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसका एग्जांपल मैं आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा एफर्ट मांगता है वो आपके सेकंड कैटेगरी का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस जो हैं इनको आप प्रैक्टिस करोगे तो इनसे ये क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे, प्लस ये कैटेगरी आपके कुछ इंपॉसिबल क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं, जैसे आप ये क्वेश्चन देख सकते हो, इसमें बायोजियोकेमिकल साइकिल के बारे में पूछा है। आप कोई भी बुक पढ़िए, शंकर IAS पढ़िए, NCERT पढ़िए, PMF IAS पढ़िए, आपको इसका आंसर आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे एसिड रेन के बारे में पूछा था,
तो ये भी काफी डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको भी ऐसा नहीं है कि आप मिस कर दोगे। कोई भी बेसिक रिसोर्स रहेगा तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। इसके बाद आप ये दोनों क्वेश्चन देखिए, ये दो क्वेश्चन स्पेसिफिकली मेरे लिए टफ कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि मैं कितने भी रिसोर्सेज पढ़ूंगा मैं ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाता। R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस क्या है, या फिर यहाँ पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिल्टर फीडर। हो सकता है कुछ लोगों को इसका आंसर पता हो, कहीं पढ़े हो, बट मेजॉरिटी ऑफ लोग ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना वो डिफिकल्ट कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद जो मैंने कहा था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व हो जाएंगे, कुछ रिसर्च करोगे तब सॉल्व हो जाएंगे, वो यहाँ पे दिए गए हैं। इन क्वेश्चंस को बताने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि 360 डिग्री अप्रोच क्या होता है पढ़ाई का। देखिए, आपके 360 डिग्री अप्रोच का मतलब ये होता है कि कोई भी टॉपिक आप पढ़ोगे तो फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस के साथ पढ़िएगा, सिर्फ आइसोलेशन में मत पढ़िएगा। एक एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं, जैसे हमको मान लीजिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 पढ़ना है। हम इसमें देखेंगे स्टेट वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाता है। हम इसमें देखेंगे कि प्रोवाइड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क। आप जैसे यहाँ पे देखेंगे कि सेंचुरीज और नेशनल पार्क की बात की है, उसके बाद आपका सेकंड स्टेप ये होगा, आपको ये देखना है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क को कैसे डिक्लेयर किया जाता है और क्या डिफरेंस है। इसके बाद हम पढ़ेंगे शेड्यूल 1 से लेकर 6 तक। इसमें आप वर्मिन स्पीसीज पढ़ोगे। इसके साथ साथ आपको ये भी पढ़ना होगा कि क्या प्रोसीजर है इनको किल करने का, ठीक है। नेक्स्ट आप ये देखेंगे कि कितने बार एक्ट अमेंड किया गया है। आपको एग्जैक्ट ईयर याद नहीं रखना है, बट आपको यहाँ पे ये याद रखना होगा कि कई बार अमेंड किया जा चुका है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि 1982 में जो अमेंड किया गया था वो किस लिए किया गया था, इट अलाउ कैप्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल फॉर साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल पॉपुलेशन। कई बार ऐसा स्टेटमेंट देके ही पूछ लेगा, फिर आपको लगेगा कि कैप्चर और ट्रांसपोर्टेशन तो अलाउ करता नहीं, तो आप इसको गलत मान लोगे, बट 1982 में अमेंड किया गया है। सो जब भी आप पढ़िए तो कुछ ऐसी पॉइंट्स रहें जो कि आपको थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट लगे, उनको याद करने की कोशिश किया कीजिए। इसके बाद आप देखेंगे वेरियस बॉडीज, कौन कौन सी बॉडीज है जो WPA के अंदर है। पहला आपका सेंट्रल जू अथॉरिटी हो गया, इसके चेयरमैन एनवायरमेंट मिनिस्टर है। दूसरा आपका हो गया नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, इसके चेयरमैन PM है, और इसकी पावर यह है कि नो अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज इन नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विदाउट अप्रूवल ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। और तीसरा आपका यह है कि प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। तो यहाँ पे आप देखिए बेसिक तरीका हो गया किसी टॉपिक को पढ़ने का। सिर्फ इतना ही पढ़ने से आप कम 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पूछा गया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, शेड्यूल 6 के बारे में। यहाँ पूछा गया था इन इंडिया इफ दिस स्पीसीज ऑफ टॉर्टोइज इज डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 1 व्हाट डज इट इम्प्लाई। इसका आंसर ये है। अब देखिए, जो मैं आपको रिसर्च करने की बात बोल रहा था, आंसर ए में क्या लिखा है, इट एंजॉय द सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन एज अ टाइगर। अब आपको यहाँ पे देखना है कि एशियन टाइगर का प्रोटेक्शन का लेवल क्या है, उसका हैबिटेट क्या है। साथ ही जैसे आप देख सकते हो ना, चीता को रीइंट्रोड्यूस किया गया। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आप चीता के बारे में पढ़ेंगे, चीता के साथ साथ जो और भी बिग कैट फैमिली हैं उनके बारे में भी आप पढ़ोगे। जिस नेशनल पार्क में इंट्रोड्यूस किया गया आप उसके बारे में पढ़ोगे। आप ये देखोगे कि वहाँ से कोई रिवर पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप ये देखोगे उस नेशनल पार्क का वेजिटेशन क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस से आती हैं। आप जब किसी टॉपिक का पूछ पकड़ते पकड़ते आगे बढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली आपका 360 डिग्री पढ़ाई हो जाएगी, क्योंकि पूरा एनवायरनमेंट जो है ना वो एक दूसरे से लिंक है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा था कि अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कैन नॉट बी हंटेड बाई एनी पर्सन एक्सेप्ट अंडर सम प्रोविजन बाई लॉ। यहाँ पे आपको 3 एनिमल के बारे में दिया था। अब आपको क्या करना है कि इन तीनों एनिमल के बारे में पढ़ना है। कितना डिटेल में पढ़ना है, क्या पढ़ना है, जो लिंकेजेस की बात मैं कर रहा हूँ वो आपको दिखाता हूँ। घड़ियाल बहुत इंपॉर्टेंट है, घड़ियाल को एज एग्जाम्पल लेके मैं बता रहा हूँ आपको। तो घड़ियाल जो है वो क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, आप ये लिखोगे। इसके साथ साथ इंडिया में 3 टाइप की स्पीसीज पाए जाते हैं। दूसरा आपका मगर हो गया, ये वल्नरेबल है, और तीसरा आपका सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल हो गया, ये लिस्ट कंसर्न है। तीनों आपका साइट के अपेंडिक्स 1 में आते हैं और तीनों आपके शेड्यूल 1 में आते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के। घड़ियाल के हैबिटेट की बात करें तो फ्रेश वाटर ऑफ नॉर्थ इंडिया। इसका प्राइमरी हैबिटेट क्या है, तो चंबल रिवर जो कि यमुना की ट्रिब्यूटरी है। अब यहीं आप पीछे से लिंक करना चीजों को शुरू करोगे। यहाँ पे चंबल रिवर आ गया, तो चंबल रिवर के बारे में भी थोड़ी चीज पढ़ोगे। जैसे चंबल रिवर आपका MP, राजस्थान, UP में बहती है। ये आपकी राजस्थान और MP की बॉर्डर बनाती है और ये विंध्यास रेंज से निकलती है, ठीक है। बाकी हैबिटेट क्या है, तो घाघरा रिवर, गंडक, रामगंगा, सोन रिवर, गिरवा रिवर, ये सारे सेकेंडरी हैबिटेट हैं घड़ियाल के। इसके बाद आप देखिए तो सतकोसिया गौर जो है, जो कि महानदी पे स्थित है, वो सदर्न मोस्ट हैबिटेट है आपके घड़ियाल का। इसके बाद एक प्रोजेक्ट है इंडियन क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट 1973, कुकरेल घड़ियाल रिहेबिलिटेशन सेंटर जो कि लखनऊ में है। इसके बाद आप ये देख सकते हो केंद्रपारा डिस्ट्रिक्ट जो कि उड़ीसा में है, इकलौता डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ऑल 3 टाइप ऑफ स्पीसीज पाए जाते हैं, जो ऊपर हमने देखे हैं। इसके बाद रीइंट्रोडक्शन ऑफ घड़ियाल की बातें कहाँ हो रही हैं, तो ओरंग नेशनल पार्क में। ओरंग नेशनल पार्क की बात करें तो 1999 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा मिला था और 2016 में शायद इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला है। ये आसाम में स्थित है, इसको मिनी काजीरंगा भी कहते हैं। यहाँ पे 1 हॉर्न राइनो पाए जाते हैं और ये ब्रह्मपुत्रा बैंक पे स्थित है, ठीक है। इसके अलावा बाकी 7 और नेशनल पार्क आसाम के कौन कौन से हैं, तो आप यहाँ मैप में देख सकते हो।
तो आप देख रहे हो कि सिंपली एक क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, हमने इसको पढ़ा। इसको पढ़ने के बाद जब हम क्वेश्चंस लगाने गए तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया, ये क्वेश्चन हो गया हमारा, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिला, उसको हमने यहाँ पे प्रिपेयर किया है और ये इन्फॉर्मेशन आपका कई क्वेश्चंस में काम आएगा। तो यही तरीका होता है 360 डिग्री पढ़ने का। मैं आपको एक एग्जांपल और लेके दिखाऊंगा कि सिंपली क्वेश्चंस को आप 360 डिग्री में पढ़ें प्लस रिसर्च करके पढ़ें तो एनवायरनमेंट के काफ़ी इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपके वहीं से हो जाएंगे। ये तो रहा आपका पार्ट 1 360 डिग्री पढ़ने का। पार्ट 2 आपका है कि बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप कुछ टॉपिक के नोट्स बना लीजिए और कई बार क्वेश्चन वहां से रिपीट करते हैं, आप कई क्वेश्चन वहां से निकल आएंगे। फॉर एग्जांपल आप देखोगे कई बार पॉल्यूटेंट से क्वेश्चन पूछता है, कोई गैस दे देगा, पूछेगा किस फैक्ट्री से निकलती है, किस इंडस्ट्री से निकलती है। तो ऐसे मेजर पॉल्यूटेंट के आप नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, जैसे फ्लाई ऐश हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ओजोन, मीथेन, अमोनिया, SO2, लेड, बेंजीन, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ये कुछ मेजर पॉल्यूटेंट हैं, ये कहाँ से निकलते हैं इनको आप देखोगे। तो जब आप ये पढ़ोगे तो इससे लिंक आपका एसिड रेन है वो पढ़ोगे, इससे लिंक आपका ग्रीन हाउस गैस है वो पढ़ोगे, स्मॉग पढ़ोगे, ओशन एसिडिफिकेशन ये पढ़ोगे, ओशन डिप्लीशन ये पढ़ोगे। डिप्लीशन पढ़ोगे तो आप यहाँ पे वियना प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, किगाली एग्रीमेंट पढ़ोगे। इसके साथ साथ जब आप एयर पॉल्यूटेंट पढ़ रहे हो तो आप नाकी पढ़ोगे, आप ग्रैप पढ़ोगे, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, स्मॉग टावर के बारे में पढ़ोगे, सफर ऐप के बारे में पढ़ोगे, कैटेलिटिक कन्वर्टर के बारे में पढ़ोगे, कोल गैसिफिकेशन के बारे में पढ़ोगे, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में पढ़ोगे। इसके बाद आप ग्रीन क्रैकर्स के बारे में पढ़ोगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ना कैसे कैसे चीजें लिंक की गई हैं। इसी तरह आपको भी चीजें लिंक करके पढ़नी है। अगर आप CO2 पढ़ रहे हो तो ऐसा नहीं कि सिर्फ CO2 पढ़ोगे, आप ब्लू कार्बन पढ़ोगे, आप कार्बन सिक्विस्ट्रेशन पढ़ोगे, आप कार्बन कैप्चर पढ़ोगे, आप कार्बन सिंक पढ़ोगे, आप कार्बन सोर्स पढ़ोगे। सो ऐसी चीजें आप लिंक करोगे ना तो एनवायरमेंट आपका काफी होलिस्टिक वे में होगा। और जैसा मैंने बोला है कि एनवायरमेंट को अब समझ के पढ़ने का टाइम है, क्योंकि काफी क्वेश्चंस आते हैं जिनकी आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी तो उन क्वेश्चंस को आप आराम से सॉल्व कर लोगे। चलिए हम कैटेगरी 2 क्वेश्चंस पे आते हैं जिनको आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रिसर्च डॉक्यूमेंट से सॉल्व कर सकते हो। जैसे 2021 या 22 में क्वेश्चन आया था, इसमें आपसे पूछा था कि विच ऑफ द अबव आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इन द फूड चेन ऑफ ओशियन। यहाँ पे आपको 4 ऑर्गेनिज्म दिए थे। इस क्वेश्चन से पहले आप ये क्वेश्चन देखिए, 2014 में आया हुआ है। यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फूड चेन बताना है। इसमें शायद ऑप्शन 1 सही था। इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को आप पढ़े होते 2014 का, थोड़ा आप रिसर्च किए होते तो आपको पता चलता कि डाई एटम जो है वो एल्गे है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से आपको पता चलेगा कि 3 करेक्ट है, क्योंकि 3 एल्गे है तो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर हुआ। इसके साथ साथ आपको पता होगा साइनोबैक्टीरिया जो है वो आपका ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। तो यहाँ से 2 और 3 सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन B सही हो गया। सो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नॉलेज से प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रिसर्च से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। इसके बाद ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। ये क्वेश्चन देखिए, विथ रेफरेंस टू इंडियन डेजर्ट नेशनल पार्क विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, ठीक है। ये UPSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यहाँ पे 3 प्रोटेक्टेड एरिया दिया है, भितरकनिका नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क और इराविकुलम। इन तीनों को आप पढ़े होते तो ऑटोमेटिकली आपको इसके आंसर पता चल चुका होता। तो देखिए आप यहाँ से क्या इन्फ्लुएंस निकाल सकते हैं। बहुत से मैमल्स हैं, बहुत सी स्पीसीज हैं, बहुत सी प्रोटेक्टेड एरियाज है। आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो कि बार बार न्यूज में रहते हैं, आपको उनको देखना है। कुछ ऐसे हैं जिन पे UPSC कई बार क्वेश्चन पूछा है, आपको उनको देखना है। इतना आप देख लोगे, इतने का आप नोट्स प्रिपेयर कर लोगे ना, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा, कैसा भी क्वेश्चन आएगा, आप आराम से सॉल्व कर लोगे। और कोशिश किया कीजिए कि जितनी प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उनको आप मैप पे बना लीजिए, बिकॉज मैप पे बना रहता है तो चीज़ें याद करने में आसानी होती है। सिंपली आप क्या करोगे कि रटोगे कि ये यहाँ पे है, वो वहाँ पे है, तो बहुत दिन तक आप उसको रिटेन नहीं कर पाओगे। मैं आपके साथ एक डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा मैप का, बट आई वुड सजेस्ट कि आप खुद से प्रिपेयर करना। जब आप खुद प्रिपेयर करोगे, खुद साइट्स को वहाँ पे पॉइंट करोगे तो चीज़ें आपको ज़्यादा याद रहेंगी। ये आप मैप का नोट्स देख सकते हो। ये बायोस्फीयर रिजर्व है आपका, इसके बाद रामसर साइट है, नेशनल पार्क है, रिफाइनरीज आप देख सकते हो यहाँ पे, इसके बाद बर्ड सेंचुरी, इसके बाद आप मिनरल रिजर्व देख सकते हो यहाँ पे, इसके बाद आप यहाँ पे माइक की साइट्स देख सकते हो। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ये। इस डॉक्यूमेंट को अपने टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा और इसकी मदद से आप अपना एक खुद का डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लीजिएगा। चलिए हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये 2021 में पूछा गया था, ठीक है। इस क्वेश्चन के एग्जांपल से आप देखोगे कि क्या पावर होता है, क्या इफेक्टिवनेस होता है 360 डिग्री पढ़ने का, चीज़ों को लिंक करके पढ़ने का, PYQ पे रिसर्च करके पढ़ने का। सिर्फ ये क्वेश्चन आपका कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन सॉल्व कराएगा। ये UPSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें बेसिकली ये पूछा है कि जो अर्थ के वाटर रिसोर्सेज है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये नॉलेज होना ज़रूरी था कि ओशन में कितना % वाटर है, आइस कैप और ग्लेशियर में कितना वाटर है, ग्राउंड वाटर में कितना वाटर है, फ्रेश वाटर लेक में कितना वाटर है, इनलैंड सी और सॉल्ट लेक में कितना वाटर है, एटमॉस्फेयर में कितना वाटर है
और रिवर पे कितना वाटर है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर रिसर्च करके पढ़ोगे तो आप ये पूरा डेटा बना लेते। नेक्स्ट हमारा स्टेप है चीज़ों को लिंक करना। इन सारी चीज़ों में देखोगे तो ग्राउंड वाटर जो है ना वो यूपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज आप आए दिन न्यूज़पेपर में पढ़ते होगे कि ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है, ग्राउंड वाटर पॉल्यूट हो रहा है। सो ग्राउंड वाटर को अलग से पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्राउंड वाटर डिप्लीशन की बात करें हम तो इरिगेशन के लिए यूज होता है, और डगवेल, ट्यूबवेल, कनाल, ये 3 माध्यम से हम इरिगेट करते हैं अपने लैंड को। इसके बाद आप सेकंड पॉइंट ये लिखोगे कि सबसे ज़्यादा हम लोग कौन सा सोर्स यूज़ करते हैं इरिगेशन के लिए। तो सबसे ज़्यादा हम लोग ट्यूबवेल यूज़ करते हैं 46%, सेकंड आपका कनाल इरिगेशन हो गया, थर्ड आपका अदर वेल हो गया, और चौथा आपका टैंक हो गया। नेक्स्ट देखिए, इंडिया जो है वो लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ ग्राउंड वाटर है। इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसर है। गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव है, अटल भूजल योजना और जल शक्ति अभियान। मैंने यहाँ पे इनको एक्सप्लेन नहीं किया है, बट आप नोट्स प्रिपेयर करोगे तो एक्सप्लेन करोगे। रिसर्च करने का, चीज़ों को लिंक करने का मतलब यही होता है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक से जितनी भी चीज़ें जुड़ी है ना, आपको सबका नॉलेज हो जाए। इसके बाद आप पढ़ेंगे तो एक बॉडी है सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, जिसको एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के थ्रू बनाया गया था। 1986 में जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी उसके बाद ही ये एक्ट एनेक्ट किया गया था। इसका मोटो क्या है? टू इम्प्लीमेंट डिसीजन ऑफ यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, जो कि 1972 में हुआ था। ईपीए के अंदर और भी बॉडीज बनाई गई थी, जैसे नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो ये सारी चीज़ें ना आप इस क्वेश्चन के थ्रू पढ़ रहे हो। इस क्वेश्चन में पहले आपने ये चीज़ें पढ़ी, इसके बाद आपने ग्राउंड वाटर पढ़ा, ग्राउंड वाटर में आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी, इसके बाद आपने ये पढ़ा, और इसके बाद आपने ये सारी बॉडीज़ पढ़ी। इन 1.5 पेज के नोट्स से आपके 5 से 6 क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सबसे पहले तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो यहाँ पूछा गया था। डायरेक्टली ये क्वेश्चन जो है ना इस टेबल से हो जाता। इसके अलावा भी और कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं आपसे ये क्वेश्चन पूछा था। इसने बोला है कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड जो है उसको ईपीए के अंदर बनाया गया है। हमने देखा है कि नहीं बनाया गया। पहला क्वेश्चन गलत हो जाता। आपने ये पढ़ा था नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, उसको पीएम चेयर करते हैं, और आपको ये भी पता है कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो 2 और 3 सही है, इसका आंसर बी सही है। ऊपर 1.5 पेज के नोट से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। ये पूछा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी किसके अंदर आता है, तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ये क्वेश्चन हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को देखिए, सेंट्रल ग्राउंड अथॉरिटी जो है वो ईपीए के अंदर बनाया गया है, ये आपका सही है, तो मतलब 2 सही है। इसका मतलब ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर ग्राउंड वाटर इरिगेशन इन द वर्ल्ड। इसी स्टेटमेंट को हमने ऊपर पढ़ा था, इसका मतलब आपका बी सही हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे देखिए, द अमाउंट ऑफ वाटर इन द रिवर एंड लेक इज मोर देन अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। द अमाउंट ऑफ वाटर इन पोलर आइस कैप एंड ग्लेशियर इज मोर देन दैट ऑफ ग्राउंड वाटर। सो ये चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो आराम से। इसके बाद पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर ईपीए। सो यहाँ पे आपका हो जाएगा सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। नाउ आई होप आप समझ गए होंगे कि टॉपिक को कैसे लिंक करना है, टॉपिक को कैसे पढ़ना है, कैसे आपको करंट अफेयर से चीज़ें लिंक करनी है। जैसे हमने यहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ा, इसको पढ़ने के बाद इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जो विजन की मैगजीन में दी गई है वो चीज़ें आप पढ़ सकते हो। जैसे विजन की मैगजीन में आया था कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2021 जो है उसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है। ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़े रहोगे, इनमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, और यही तरीका होता है आप पीटी को या फिर मंथली मैगजीन को बहुत जल्दी खत्म कर सकते हो। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ने के बाद आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनेगी ना, उसको पढ़ने के बाद बहुत ईजिली आप इस आर्टिकल को खत्म कर दोगे, और आपको सिर्फ 3 या 4 पॉइंट इस आर्टिकल में इंपॉर्टेंट मिलेंगे। और जो पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट मिलेंगे वो चीज़ें आपको याद भी रहेंगी, जस्ट बिकॉज आपने स्टैटिक पढ़ा है, आपने उससे इस टॉपिक को लिंक किया है, और आपको पता है यही राइट तरीका होता है चीज़ों को पढ़ने का। आपने देखा होगा कई लोग सर्विस में जाने के बाद आईपीएस मिल जाता है, आईआरएस मिल जाता है, फिर भी वो लोग एग्ज़ाम देते हैं अपना रैंक सुधारने के लिए। आप ये सोचिए कि वो लोग 10 से 12 घंटा ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसके बाद भी वो आके एग्ज़ाम देते हैं और एग्ज़ाम क्लियर भी करते हैं। काफ़ी लोग क्लियर कर लेते हैं, बट वहीं काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो कि 15-16 घंटा सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में दे रहे हैं, फिर भी वो प्री नहीं क्लियर कर पाते। रीज़न बीइंग कि सही तरीका नहीं पता होता है कि चीज़ों को हम कैसे पढ़ें। मेहनत में देखिए कोई कमी नहीं है, कोई 12 घंटा 13 घंटा दे रहा है पढ़ाई को तो इसका मतलब मेहनत कर रहा है, बट इस एग्ज़ाम का मोटो है कि आपको हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना होगा, और जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ चीज़ों को पढ़ने का वही एक स्मार्ट वर्क है। नेक्स्ट हम रिसोर्सेज की बात करते हैं। तो टोटल 3 चीज़ें आपको पढ़नी है। पहला आप शंकर आईएएस की बुक पढ़िए, बहुत ही सेलेक्टेड पढ़ना है, और मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ जाके आप देख लीजिएगा कि शंकर में कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद आपको 12th की बायो के 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं, लास्ट के 4 चैप्टर्स। मैंने इसका आपको ऑलरेडी नोट्स प्रोवाइड किया है, आप ये देख सकते हो। ये बायो के एनसीईआरटी के लास्ट के 4 चैप्टर्स हैं, बहुत ही होलिस्टिक नोट है, और इस नोट्स के बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो इस नोट्स को अपने टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद आपको क्लास 11th की जो केमिस्ट्री है उसमें चैप्टर नंबर 14 पढ़ना है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री चैप्टर है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है।
नेक्स्ट आप करंट अफेयर में पीटी 365 पढ़ोगे, चाहे पीटी पढ़िए, चाहे फोरम पढ़िए, चाहे इनसाइट पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, लेकिन सिर्फ एक रिसोर्स पढ़िएगा। और तीसरा आपका पीवाईक्यू का रिसर्च कंपाइलेशन है, जो मैंने आपको बताया है कि चीज़ों को कैसे लिंक किया जाता है, टॉपिक को कैसे तोड़ तोड़ के उसके बारे में पढ़ा जाता है, वो चीज़ आप करोगे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप कर लोगे तो हर साल आपको कम से कम 20 से 25 नंबर का फ़ायदा होगा। मैं ओवरऑल प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एनवायरनमेंट की नहीं, पूरे प्रीलिम्स में आपको 20 से 25 नंबर का फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ मस्ट है, खासकर एनवायरनमेंट को लेके। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके जैसे पॉल्यूशन हो गया, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, फ्लोरा फोना हो गया, एंडेंजर्ड स्पीसीज वाला, ट्रीटीज, ऑर्गेनाइजेशंस, नेशनल एक्ट एंड बॉडीज़, वेस्ट टू एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इसके बाद आपका नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वेटलैंड, लेक्स, बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व। तो मोटा मोटा एनवायरनमेंट के इतने ही टॉपिक्स हैं और इन्हीं सेक्शंस में आपको अलग अलग चीज़ें पढ़नी होती हैं। परफॉर्मेंस एनालिसिस चार्ट पे डिस्कशन करने से पहले हम कुछ नोट्स की बात कर लेते हैं। तो आप ये नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज़ के बारे में लिखा गया है और बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है, उनका प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है और फिर उनका हैबिटाट के बारे में। इसके बाद इंडिया के रिकवरी प्रोग्राम के अंदर जो जो एनिमल्स हैं उनका ये नोट्स है, उनका क्या स्टेटस, वो कहाँ पाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ लिखी गई हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बिकॉज क्वेश्चन कभी भी पूछता है तो रैंडमली आपसे कुछ नहीं पूछेगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बहुत क्वेश्चन में रहता है, डुगोंग रहता है, संगाई डियर रहता है, एशियाटिक लायन रहता है, वाइल्ड बफेलोज रहता है, ऑलिव रिडली, नीलगिरी थार। सो ये सारे बर्ड और एनिमल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जब आप प्रोटेक्टेड एरिया पढ़ते हो तो सब कुछ नहीं पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट है जैसे वेटलैंड हो गया, लेक हो गया, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज हो गया, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के अंदर जो भी प्रोटेक्टेड एरिया आते हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। और जब पढ़ोगे तो नेम पढ़ोगे, उनका लोकेशन क्या है वो पढ़ोगे, कौन से स्टेट में पाए जाते हैं वो पढ़ोगे, किस टाइप का वेजिटेशन पाया जाता है वो पढ़ोगे, वहाँ पे कौन फ्लोरा फोना पाया जाता है वो पढ़ोगे। चलिए हम लास्टली बात करते हैं परफॉर्मेंस चार्ट की। एनवायरनमेंट को लेके पहले बहुत कन्फ्यूज़न मेरे अंदर भी थी कि चीज़ों को कैसे डील किया जाए। सो मैंने इसका एक तरीका निकाला और मुझे लगता है कि आपको भी ये करना चाहिए। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं उठाता हूँ, जैसे 2021 का क्वेश्चन है तो टोटल 20 क्वेश्चन आए थे आपके, ठीक है। इनमें से क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करता हूँ। इनमें से क्वेश्चंस को मैंने 3 कैटेगरी में बांटा है। जो आपका ग्रीन है वो इजी क्वेश्चंस हैं, जो आपका ऑरेंज है वो मीडियम डिफिकल्टी का क्वेश्चन है, और जो आपका रेड है वो हाई डिफिकल्टी है, या फिर कहिए तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है सॉल्व करना। सो मेरा फोकस ये होता था कि जितने भी ग्रीन है और जितने भी ऑरेंज है उन क्वेश्चंस को मैं टारगेट करूं। जो आपके ग्रीन वाले हैं वो आपके बेसिक रिसोर्स से हो जाएंगे, जो आपके ऑरेंज वाले हैं वो आपका जो कैटेगरी 2 का क्वेश्चंस होता है, जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने वाली बात होती है, जो आप नॉलेज रिसर्च डॉक्यूमेंट से लाते हैं उनसे हो जाएंगे। सो आप यहाँ पे देखोगे 2021 में 11 जो हैं वो इजी क्वेश्चंस आए थे, 5 मीडियम आए थे, मतलब 16 क्वेश्चन जो थे आपके इजी और मीडियम के थे, 4 क्वेश्चन जो थे वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे। देखिए यहाँ पे चीजें वेरी कर सकती हैं, हो सकता है मेरे लिए जो इजी हो वो आपके लिए डिफिकल्ट हो और जो आपके लिए डिफिकल्ट हो मेरे लिए इजी है। बट जो चीजें मैंने लिखी हैं, जो डॉक्यूमेंट मैंने प्रिपेयर किया है, बेस्ड ऑन बेसिक रिसोर्सेज पे है। फॉर एग्जाम्पल जो क्वेश्चन ईजी हैं वो ईजी इसलिए है क्योंकि वो बेसिक रिसोर्सेज में है, बट जो क्वेश्चन मीडियम डिफिकल्टी लेवल के हैं, आपको टॉपिक की बेसिक नॉलेज होगी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी तो सॉल्व हो जाएगा। हो सकता है आपको डायरेक्ट बुक में ना मिले, बट टॉपिक को समझने के बाद आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। इसी तरह 2021 का ये देखिए, 2020 का है ये, 2019 का है ये, 2018 का और ये 2017 का। मैं ये एक्सेल शीट अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा ताकि अगर आपको आगे बनाना हो तो आप आगे बना लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसलिए इंपॉर्टेंट है, इससे आपको ये पता चलेगा कि किस क्वेश्चंस को हमको टारगेट करना है, किस क्वेश्चन को हमको छोड़ना है। मैंने ये एक्सरसाइज 2020 तक किया था, बिकॉज 2021 में तो मैंने एग्जाम ही दिया था, तो 2020 से लेके पिछले 5 सालों तक का मैंने एक्सरसाइज किया था और मुझे इसका बहुत बेनिफिट हुआ था। आप ये देख सकते हो, जो मैंने यहाँ पे टिक किया है ग्रीन में और ऑरेंज में, ये चीजें मैंने एग्जाम में भी की थी। मेरे जो ये रेड वाले थे ना, ये गलत हो गए थे, इनको मैं सॉल्व नहीं कर पाया था, बट यहाँ पे 11 का 11 मेरा सही था और इसमें 5 में से मेरा 4 सही था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 20 क्वेश्चन में से मेरे 15 क्वेश्चन जो थे वो एनवायरनमेंट में सही थे। सेम चीज आपको भी करनी है, आपको अपना वीक एरिया, आपको अपना स्ट्रॉन्ग एरिया को आइडेंटिफाई करना है, प्लस पेपर में कौन से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपके रिसोर्सेज से आ रहे हैं, जो आपके अंडरस्टैंडिंग से आ रहे हैं, वो भी आपको समझना है। एक बार आप समझ जाओगे तो एनवायरनमेंट इतना टफ आपको नहीं लगेगा। इस डॉक्यूमेंट को भी आप देखोगे तो जो रेड वाले क्वेश्चंस हैं, जो इम्पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, वो बहुत ज़्यादा नहीं है नंबर्स में। मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन आपको इजी मिल जाएंगे, जो आपको एलिमिनेशन मेथड से, आपके स्टैंडर्ड बुक से, आपके लॉजिकल रीजनिंग से हो जाएंगे। और मीडियम क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आप पीवाईक्यू पढ़ोगे, जो आप रिसर्च करोगे, जो आप चीज़ों को लिंक करोगे, वहाँ से हो जाएंगे। सो आपका ईजी और मीडियम हो जाएगा ना, तो आपको डिफिकल्ट की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और आराम से आप 20 में से 14-15 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। सो फ्रेंड्स, आई होप कि इस वीडियो से आपको एक बेसिक आइडिया हो गया होगा कि एनवायरनमेंट को कैसे पढ़ना है।
वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट आई थिंक कि ज़रूरी था आपको पूरा खोल के बताना चीज़ों को कि आपको कैसे पढ़ना है, बिकॉज एनवायरनमेंट एक काफ़ी मिसअंडरस्टूड सब्जेक्ट है और जब तक हम इसको होलिस्टिक वे में नहीं पढ़ेंगे हम स्ट्रगल करते रहेंगे। बाकी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई फीडबैक है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। यू कैन लाइक दिस वीडियो, यू कैन शेयर दिस वीडियो। इससे मुझे पता चलेगा कि आपको इसका बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। थैंक यू।